ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डीपी मौर्य SSIC कनकपुर विद्यालय से कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान के विषय में हम लोगों ने पहली क्लास में जो विषय सूची थी हमारी, उसके विषय में हमने आपको जानकारी प्रदान कराया था। आज बच्चों हम रसायन विज्ञान के प्रथम भाग के प्रथम लेसन से हम लोग यहाँ पे देखिए, जैसे आपको यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। कुछ मूल अवधारणाएं का यहाँ पे मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे रसायन विज्ञान के कुछ शाब्दिक अर्थ होते हैं, कुछ उसका जहाँ से हमारा विकास हुआ है, हम इस रसायन विज्ञान को क्यों पढ़ते हैं, उसका कारण क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताने का पहले प्रयास करेंगे। बच्चों इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, रसायन विज्ञान का उदय जो हुआ है, या कहेंगे रसायन विज्ञान को हम लोग कहाँ से इसके विषय में जानकारी प्राप्त किए थे, या इसका नाम केमिस्ट्री क्यों हुआ, ये सब जानने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड की, हम पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं, पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं, पूरे ब्रह्मांड की जो विकास हुआ है वह हमारे मुख्यतः द्रव्य और ऊर्जा से मिलके हुआ है। इस पूरे सृष्टि की बात कर रहे हैं हम, चाहे जो भी चीज़ों को आप देखेंगे वह सभी हमारे द्रव्य और ऊर्जा से मिल करके ही उनका विकास हुआ है। ठीक, अब उसी में हम लोग बात करते हैं कि रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री क्यों कहते हैं। रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहने का मतलब ये होता है कि मिस्र नामक एक देश है जहाँ पर, जिसके पहले से इसका नाम था हमारा केमिया। क्या नाम था हमारा? केमिया नाम से इसको जानते थे, केमिया, है ना, केमिया नाम से जानते थे, जिसका अर्थ होता है काला रंग। मेरी बात को ध्यान में रखिएगा, मिस्र एक देश है जिसका पहले का जो हमारा इसका नाम था वो था केमिया, और केमिया का शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग का होना, क्योंकि मिस्र देश में जो मिट्टी पाई जाती है उसका रंग होता है काला। ठीक, मिस्र देश में जो मिट्टी हमारी पाई जाती है उसका रंग होता है काला, और इसीलिए हमारा जो है रसायन विज्ञान को हम लोग केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। रसायन विज्ञान की क्या हमारी आधारभूत है, क्या उसका डिफिनेशन होता है, तो हम ये कहते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों के भौतिक और रासायनिक और उसके संगठनों आदि का अध्ययन जहाँ पे हम लोग करते हैं, उसी को हम लोग रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। बच्चों समझने की बात यह हुआ कि हम लोग जो भी हमारे पदार्थ होंगे उसका संगठन, उसकी प्राप्ति, वो या खनिजों के बारे में, या हमारे लवण के बारे में, या अम्ल या क्षार आदि जो शब्द आते हैं, उसको हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही देखते हैं। इस जगत में जिस प्रकार के जिस भी वस्तु को आप देखेंगे वह किसी पदार्थ का बना हो, चाहे वह सजीव वस्तुएं होती हैं, चाहे हमारी वो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, वो सभी हमारे, यहाँ तक कि मनुष्य भी हमारा है, हमारे पेड़ पौधे या जो भी आपके समक्ष दिखाई देता है, उन सभी को हम लोग क्या मानते हैं कि यह एक हमारा द्रव्य है, ये द्रव्य से इसका निर्माण हुआ है, और इसको हम अपने यहाँ किस प्रकार से उसका अध्ययन करेंगे, उसके गुणों का अध्ययन कैसे करते हैं, यही सब हमारा रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। और देखिए बेटा कि जैसे हमारे यहाँ एक शब्द आ जाता है आपके दिमाग में, द्रव्य क्या होता है, द्रव्य क्या होता है। तो द्रव्य देखिए बेटा, द्रव्य का अर्थ होता है, ये देखो बहुत बार आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा कि द्रव्य क्या है। द्रव्य के बारे में हम अगर बात करते हैं कि द्रव्य क्या है आपका, तो इसको द्रव्य का अर्थ ये होता है कि जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं, जिनका अपना कोई द्रव्यमान होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या बेटा कि यह एक वस्तु अर्थात एक द्रव्य होती है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, है ना, कौन सी बेटा हमारा 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, अगर उन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अगर हम किसी वस्तु को पहचानते हैं तो वो समझ लीजिए कि वह द्रव्य ही होगा। जैसे
हम किसी वस्तु को स्पर्श कर लें। स्पर्श करने का मतलब बेटा क्या हुआ कि उसको हमने छुआ या वह वस्तु ने हमें टच किया, तो इसका आशय ये हुआ कि वह हमारा एक द्रव्य है। हम उसके गंध से पहचान सकते हैं, हम उसके ध्वनि अर्थात उसके आपके आवाज से पहचान सकते हैं, हम उसके स्वाद से पहचान सकते हैं। ये आदि जो हमारी ज्ञानेंद्रियों का जो अनुभव है, हम इसके माध्यम से, जैसे कोई चीज देखिए बेटा, हम लोग कहते हैं कि ये ब्लैक बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड है, इसको हम कंफर्म कैसे करेंगे ये व्हाइट है कि ब्लैक है? तो इसका मतलब क्या, हम अपनी आंखों के माध्यम से इसको देखा मैंने, ये हमारा बेटा क्या है, ये हमारा व्हाइट कलर का है, अर्थात ये व्हाइट बोर्ड है, न कि ये ब्लैक बोर्ड है। ठीक है ना। ये हमारा बेटा क्या है, एक मार्कर है। मैंने कैसे महसूस किया कि मार्कर है, इसका रंग कैसा होगा, तो अपनी आंखों से हमने महसूस किया। अच्छा, हमारे जैसे देखिए बेटा, हम लोग कहते हैं कि कोई हमारा सुगंध है। अब सुगंध को हम लोग किससे जानेंगे, तो हमारे आपकी जो है नाक के माध्यम से, नोज के माध्यम से हम इसको पहचान सकते हैं। कोई ध्वनि आ रही है, कोई बालक बोल रहा है कि कोई हमारा जानवर बोल रहा है, कोई पक्षी बोल रही है, इसकी आवाज को पहचानने के लिए हम अपने कानों के माध्यम से सुनते हैं। यह हम आंकड़ा मान लेते हैं, यह अनुभव करते हैं कि यह फला जंतु आवाज कर रही है या फला वस्तुओं के द्वारा ये आवाज या ध्वनि हमारी उत्पन्न हुई है। ठीक है बेटा, ये हमारे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम वस्तुओं को अगर पहचानने में सक्षम होते हैं, तो वहां भी कहते हैं कि हमारा ये द्रव्य होता है। द्रव्य की देखिए कुछ हमारे मूल सिद्धांत भी होते हैं, जैसे कि द्रव्य हमारे क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो द्रव्य को यहाँ पे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, और एक चौथा भाग भी लोग कहते हैं कि प्लाज्मा है, लेकिन मुख्यतः हम लोग कहते हैं कि हमारे द्रव्य कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन बेटा, आप कहते हो एक होता है ठोस, एक बेटा हमारा होता है द्रव, और एक बेटा हमारा होता है गैस। इस प्रकृति में जो भी प्रकार के, जितने भी प्रकार के पदार्थ पाए गए होंगे, चाहे जो भी आप सोचिए कि क्या है हमारे, या द्रव्य के कितने भाग होते हैं, तो द्रव्य के कितने बेटा हमारा भाग होते हैं, यहाँ पे आप लोग देखा क्या, ठोस, द्रव और गैस होते हैं मुख्यतः। एक हमारा प्लाज्मा भी एक चौथा द्रव्य की अवस्था ये भी है, बट हमारे ये मुख्य कौन से हमारे आएंगे, यही होता है। इस जगत में आप चाहे जो भी चीज देखिए, चाहे वस्तु हो, चाहे हमारा सजीव वस्तु हो, चाहे हमारा निर्जीव वस्तु हो, सभी प्रकार की वस्तुओं को हम देखेंगे, उसका जो विकास हुआ होगा इन्हीं हमारे मूल कणों से मिलकर के बनता है, और उसमें कुछ नहीं, और एक साथ में शब्द और जुड़ता है बेटा, वो हमारा होती है ऊर्जा। ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। और एक हम बात करना चाहेंगे कि रसायन विज्ञान के कितने भाग होते हैं, मुख्यतः हम उनके बारे में बात करेंगे। एक बेटा हमारा होता है आपका जो है अकार्बनिक रसायन। क्या बेटा हमारा होता है, अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। नंबर 2 हम लोग कहते हैं इसको बेटा हम लोग कार्बनिक रसायन। अब देखिए यहां पे हम लोगों ने जो हमारे सिलेबस में मुख्य रूप से आपका जो रसायन विज्ञान के भाग होते हैं, वो हमारे यहाँ पे 3 आपके मुख्य होंगे। वो कौन कौन बेटा हमारा होगा, एक होता है अकार्बनिक, एक बेटा हमारा होता है कार्बनिक, और एक हमारा होता है भौतिकी। ये हमारे आपके जो हैं मुख्य रूप से आपके 3 ही होते हैं, लेकिन और भी हैं, जैसे हम लोग कहते हैं नाभिकीय रसायन, कृषि रसायन, औद्योगिक रसायन, वैश्लेषिक रसायन, बहुत सारे रसायन हमारे होते हैं। लेकिन जो हमारे सिलेबस में या हम इसी के अंतर्गत उनको भी थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं, तो एक नंबर बेटा हमारा होता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन क्या होता है, इसके पहले बारे में हम लोग बात करेंगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन को छोड़ करके, अर्थात कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनको छोड़ करके, या कार्बनिक यौगिकों को छोड़ करके जो शेष यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, इसको दिमाग में रखिए। नंबर 2 बेटा होता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में जितने भी इस जगत में जितने भी आप सोचेंगे कि जो पदार्थ कार्बनिक को अकार्बनिक को छोड़ने के उपरांत जो शेष पदार्थ बचेंगे, उसे बेटा हम लोग कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। जैसे हम लोग कहते हैं कोयला, पेट्रोल, डीजल, या आपके जो होते हैं क्रीम, या हमारा मोम होता है, या कोलतार होता है, या कोई भी हमारे
पदार्थ जैसे हम लोग देखते हैं घरों में, टूथपेस्ट हुआ आदि जो यूज करते हैं, इन्हों को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हम लोग कार्बनिक पदार्थ। और भी देखिए जैसे हमारा प्रोटीन्स होता है, विटामिन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आपके जो भी ये पदार्थ होते हैं इनको हम लोग कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। ठीक, अर्थात कार्बनिक यौगिकों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अगला। और एक बेटा होता है भौतिकी रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी पदार्थों के संरचनात्मक परिवर्तन का अगर अध्ययन करते हैं तो उस अवस्था में हम कहेंगे कि यह भौतिकी रसायन आएगा। हम लोग बारी बारी से पूरे क्रम बाय क्रम एक अच्छे से पढ़ेंगे, परंतु आज जो इसका हमारा लेसन की जो शुरुआत का लेसन का प्लान है उसको हम लोग बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए बेटा अगला हमारा है क्या, अगला हमारा इसमें बनता है जो आपको हमने भी कहा ना द्रव्य में कि द्रव्य की जो परिवर्तन होते हैं वो हमारे क्या है, द्रव्य का जो परिवर्तन होता है वो मुख्य हमारा ठोस, द्रव और गैस होती है। ध्यान देना बेटा, इसके बारे में बताएंगे, ठोस, द्रव, गैस, ये क्या होते हैं। ठोस, द्रव, आपके जो ये आपको एरो लिखा है बेटा, किसी पदार्थ का ठोस से द्रव का बनना या द्रव से गैस का बनना या गैस से द्रव का बनना और ठोस द्रव का गैस में बनना। आप जानते हैं अगर किसी ठोस पदार्थ को अगर हम उष्मा देते हैं अर्थात उसके अंदर तापमान में परिवर्तन करते हैं, तापमान में परिवर्तन करेंगे तो वह हमारा क्या होगा, ठोस से द्रव बनेगा। लेकिन एक बच्चों की ध्यान देने वाली बात यह होती है कि किसी भी ठोस का द्रव में परिवर्तन तभी होगा जब किसी ठोस का जो गलनांक होता है उसके गलनांक से ज्यादा तापमान, अगर आप किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं, सपोज करिए बेटा कोई हमारा मान लीजिए लोहे का छड़ है, ये द्रव अवस्था में कब आएगा, तो आप कहेंगे कि यह लोहे का जो छड़ है यह द्रव अवस्था में तब आएगा जब इसके गलनांक से ज्यादा तापमान देंगे तो यह ऑटोमेटिक हमारा ठोस से क्या बन जाएगा, द्रव। तो यहाँ पे एक शब्द हमारा आया कि ठोस से द्रव का बनना क्या कहलाता है, तो इसको बेटा हम लोग कहते हैं गलनांक। हमारा वहां पे क्या होता है, गलनांक होता है। ठीक, और किसी भी द्रव का गैस में जब परिवर्तन करते हैं तो यह ध्यान देनी होती है कि किसी भी द्रव का गैस में परिवर्तन तभी होगा जब हम उस द्रव को उसके क्वथनांक से ज्यादा तापमान देंगे तब। अर्थात हर एक द्रवों का अपना एक क्वथनांक होता है, उस क्वथनांक से ज्यादा तापमान किसी भी द्रव को देंगे तो वह ऑटोमेटिक हमारा ठोस अवस्था, गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। तो बेटा द्रव का गैस में जो परिवर्तन होता है वह हमारा होता है क्या, इसको हम लोग कहते हैं क्वथनांक। ध्यान देना, ठोस का द्रव में परिवर्तन गलनांक का शब्द आता है और द्रव का गैस में परिवर्तन हमारा आता है क्या बेटा, उसमें आप कहते हैं क्वथनांक होता है। ठीक, अब देखिए बेटा अगला हमारा पॉइंट क्या दिया कि गैस का द्रव में परिवर्तन। गैस का द्रव में जो परिवर्तन होता है इसे कहते हैं द्रवणांक। क्या हम लोग बोलते हैं, द्रवणांक शब्द का उपयोग करते हैं। किसी गैस का द्रव में परिवर्तन द्रवणांक से हमारा संबंधित होता है और किसी द्रव का ठोस में परिवर्तन, जैसे हम लोग कहेंगे कि जल को बर्फ में परिवर्तन करेंगे तो उसका आशय यह हुआ कि जल का बर्फ में जो परिवर्तन हुआ यह उसके हिमांक कहलाता है। तो हमारा यहाँ पे शब्द मैंने देखा 4 शब्द लिए, गलनांक, क्वथनांक, द्रवणांक, हिमांक। ये आपके बेसिक पॉइंट है। ये द्रव्य के मूल जो भाषाओं को, ये जो मूल परिवर्तन, जो भौतिक परिवर्तन का जो कारक होते हैं, हमने चारों का नाम बताया। तो ये आप लोग याद रखें बेटा कि ठोस का द्रव में परिवर्तन गलनांक होता है, द्रव का गैस में परिवर्तन यह हमारा होता है क्वथनांक, और गैस का द्रव में जो परिवर्तन होता है इसे हम लोग बोलते हैं द्रवणांक, और द्रव का ठोस में जो परिवर्तन होता है यह उसका कहलाता है हिमांक। तो ये सभी जो ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन बच्चों कभी कभी एक हमारी और क्रिया होती है, अगर कोई भी ठोस पदार्थ, कोई भी ठोस
कभी कभी कोई भी ठोस जो होता है वह गैस बनता है। क्या बेटा बनता है हमारा? गैस। अगर कोई भी ठोस सीधा गैस बन जाए, द्रव में परिवर्तन ना हो, कोई भी ठोस गैस में परिवर्तन सीधा हो, वह गैस में परिवर्तन हो परंतु द्रव में ना हो, सीधा ठोस से क्या बन जाए? गैस, तो इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन की क्रिया। जैसे बेटा हमारा एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेंगे कपूर। कपूर एक ठोस पदार्थ है, लेकिन जब उसको हम लोग जलाते हैं तो सीधा गैसी फॉर्म में जाता है, न कि वह द्रव फॉर्म में आता है। ऐसे हमारा बेटा होता है आपके आयोडीन होता है, आयोडीन, इसका भी यही क्रिया होता है। और बेटा हमारा होता है नवसादर NH4Cl, ये भी जो होता है ये सीधे ठोस से गैस में परिवर्तन। तो जो पदार्थों का यहाँ पे या हमारे जो द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन जो हो रहा है, यह हमने देखा क्या, ये आपको मैंने बताया कि ठोस का द्रव में गलनांक, द्रव का गैस में क्वथनांक, और गैस का द्रव में द्रवणांक, और द्रव का ठोस में क्या होता है? हिमांक हुआ। लेकिन अगर कोई पदार्थ सीधा ठोस से गैस बन जाता है तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या? ऊर्ध्वपातन की क्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये हमने आपको बताया। अच्छा बच्चों, आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि ठोस की डिफिनेशंस क्या होते हैं, ठोस हमारे क्या होते हैं। तो आप ये कहेंगे कि वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन, ध्यान दें बेटा, जिनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है, दोनों ही क्या होता है? निश्चित होता है, उस प्रकार के पदार्थों को हम ठोस के नाम से जानते हैं। जैसे बेटा हम लोग क्या कह सकते हैं? लकड़ी, ये लकड़ी हो गया, आपका लोहा आदि जो धातुएं हैं ये सब पत्थर आदि हुए। द्रव की परिभाषा क्या होती है बेटा? ध्यान देना बेटा कि द्रव की परिभाषा क्या होती है। तो कहेंगे द्रव हम उन पदार्थों को कहते हैं जिनका आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। मतलब कि किसी भी द्रव को हम जिस बर्तन में चाहें उसको रख देंगे, वह उस बर्तन के आकार को धारण कर लेगा, परंतु हमारा जो उसका आयतन है वह कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे बच्चों मान लो कि हमारा एक बड़ा सा बर्तन है, इस पे जल भरा हुआ है, मैं इसको छोटे छोटे बर्तनों में, चाहे वो टेढ़े मेढ़े हो, कैसे भी प्रकार के हमारे बर्तन होंगे, अगर सबको ये पूरा जल अगर इन बर्तनों में डाल दिया जाएगा तो क्या होगा कि इस द्रव का जो आकार तो बदल जाएगा परंतु जो उसका आयतन है वह परिवर्तित नहीं होगा। उसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। ठीक, अच्छा द्रव में कौन कौन आते हैं? हम लोग लेते हैं ना बेटा, हम लोग जल लेते हैं, आपका तेल ऑयल होता है, ग्लिसरीन होता है, ऐसे बहुत सारे हैं। अच्छा गैस की परिभाषा क्या होती है बेटा? कि गैस की परिभाषा यह होती है जिनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, उसे हम लोग गैस के नाम से जानते हैं। ठीक, किसको बेटा? हम लोग जिन प्रकार के ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं गैस। कौन कौन है बेटा हमारा वो? जैसे हम लोग कहते हैं बेटा ना, ऑक्सीजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, आपका जो भी आप जो भी गैसें ले लीजिए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जितने भी प्रकार की हमारे गैसें होती हैं उन सभी को हम लोग कहते हैं कि इनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। और गुण भी देखिए बेटा इसमें हमारे हैं। जैसे आपके दिमाग में आया कि कोई पदार्थ ठोस क्यों होता है, तो इस प्रकृति में जितने भी प्रकार के हमारे द्रव्य होते हैं वो सभी एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और जिन पदार्थों के अंदर अंतराणुक आकर्षण बल का मान, याद रखिएगा इसको आप लोग कक्षा 9 से पढ़े होंगे कि जिन पदार्थों के अणुओं के मध्य अंतराणुक आकर्षण बल का मान सबसे ज्यादा होगा, या कहेंगे जिसके अणु बहुत पास पास होते हैं, उन्हें हम लोग ठोस कहेंगे, या जिनका आयतन और आकार निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। ठीक, आप देखिए अंतराणुक आकर्षण बल हमारे द्रव में भी लगता है। अंतराणुक आकर्षण बल द्रव में ठोसों की अपेक्षा कम होता है परंतु गैस की अपेक्षा ज्यादा होता है। याद रखना बेटा,
द्रव की एक और परिभाषा हमारे पास है कि द्रव में जो अंतराण अणुक आकर्षण बल का मान होता है वह गैस की अपेक्षा ज्यादा होता है, परंतु ठोसों की अपेक्षा कम होता है। इसी के कारण हमारा वह द्रव है। अर्थात द्रव के जो अणु होते हैं वो ठोस की अपेक्षा, जो द्रव में अणु होते हैं ठोस की अपेक्षा हमारे थोड़ा दूरी पे होते हैं, ठीक, और गैसों के अपेक्षा पास पास होते हैं, ठीक। अच्छा, ये भी हो गया। या ऐसा भी कहेंगे हम लोग कि द्रव का जो होता है आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, उसे हम लोग द्रव कहेंगे। नंबर 4 जो वही है कि सबसे ज्यादा अंतराण अणुक आकर्षण बल किसमें सबसे कम होता है, तो कहते हैं गैसों में, क्योंकि गैसों के जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और ये जिस बर्तन में रखे रहेंगे अनियमित गति हमेशा करते रहते हैं। तो अनियमित गति तो दोनों में होता है, द्रव में भी होता है, गैसों में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अणुओं में किसकी फ्री ऑफ द मोशन होता है, तो सबसे ज्यादा बेटा हमारा गैसों में होता है। लेकिन किसके अणुओं के मध्य में गति नहीं होती एक भी प्रतिशत, वो हमारा बेटा कौन होता है, ठोस। ठोस के अणुओं में गति नहीं होती, लेकिन द्रव के अणुओं में थोड़ी सी गति होती है, जबकि गैसों के अणुओं में सबसे ज्यादा गति होती रहती है, ठीक। तो इस चीज को मैंने आपको आज द्रव्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको मैंने प्रदान कराया। और देखिए बेटा, कल हम लोग इसी के आगे बात करेंगे द्रव्य का जो ये वर्गीकरण है मैंने आपको बता दिया, और कल इसमें हम लोग देखेंगे बेटा इसके रासायनिक वर्गीकरण। ये जो हमने अभी आपको बताया था बेटा, किसका था, ये भौतिक वर्गीकरण था, ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। बट अब जो अगली क्लास आपको मिलेगी रासायनिक वर्गीकरण, अर्थात हम लोग उसके हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक। धन्यवाद। आप लोग सभी अपने मित्रों को, अपने जो भी आपके सहपाठी होंगे 11th के बच्चों को, सबको आप बताइए कि विद्यालय की जो आपकी शिक्षा व्यवस्था यहाँ से दी जा रही है उसको सुचारू रूप से देखें, और जो भी समस्याएं हों आप कमेंट बॉक्स में इसको आप बताइए, और हम लोग अच्छे से अच्छे या कोई भी कमियां होंगी उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।